नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत होगी बड़ी खबरों के साथ। आज की पहली और बड़ी खबर जुड़ी है राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से। एसआईटी की जांच तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एसआईटी की जांच के बीच सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे और मंच से राम भक्तों को संयम बरतने के साथ संदेश भी दे दिया कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची, किन किन से सवाल जवाब हो चुके हैं, इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज शक्ति प्रदर्शन की महातैयारी है। दोनों गुट शिंदे और उद्धव असली शिवसेना होने का दावा ठोक रहे हैं। इस खबर की भी होगी बात। जबकि तीसरी बड़ी खबर योग की महातैयारी से जुड़ी हुई है। 21 जून को योग दिवस है, लिहाजा देश भर में योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारी की कुछ शानदार तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जबकि आखिरी खबर है अमेरिका ईरान डील से जुड़ी हुई। तमाम बड़ी खबरों की करेंगे बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी केस में एसआईटी जांच के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कहा 15 दिन का करें इंतजार, दूध का दूध होगा पानी का पानी। आज शाम तक एसआईटी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फिर सुलगी सियासत। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने आएंगे उद्धव और शिंदे गुट। रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, बागियों पर नजर। टेलीग्राम पर जारी रहेगा अस्थायी बैन। दिल्ली हाई कोर्ट का बैन हटाने से साफ इनकार। 21 जून को होने वाले नीट पेपर के चलते सरकार ने टेलीग्राम को किया था बैन। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित। योग दिवस से पहले देश भर में जोरदार तैयारियां। कहीं योग मैराथन तो कहीं पदयात्रा। बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां बता रहे हैं योग के फायदे। और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच लगातार जारी है। एसआईटी की जांच का आज 5वां दिन है। तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी एसआईटी अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। जांच की आंच ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। चंपत राय से भी घंटों सवाल जवाब हुए। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो पहले दिन टीम ने साल 2021 से अब तक के रिकॉर्ड कब्जे में लिए। कैश रूम और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। बैंक रिकॉर्ड और कैश रजिस्टर खंगाले गए। मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव से शुरुआती पूछताछ हुई। मंदिर से जुड़े 42 कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एसआईटी ने दूसरे दिन चंपत राय और गोपाल राव से लगभग 4 घंटे पूछताछ की। जबकि तीसरे दिन कर्मचारियों, बैंक और कैश काउंटिंग नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। टीम ने जांच के चौथे दिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ की। तो जांच लगातार जारी है। भगवान रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी केस में जहां एसआईटी की जांच जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई है और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ तथ्यों को सामने लाएगी। उन्होंने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी टिप्पणी या बयानबाजी से बचने का आग्रह किया जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हो। साथ ही मामले से संबंधित किसी के पास दस्तावेजी साक्ष्य हो तो उन्हें एसआईटी को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया ताकि जांच प्रमाणों के आधार पर पूरी की जा सके। तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच लगातार जारी है। सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सच सामने आएगा। सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनाया कड़ा रुख। साथ ही राम भक्तों से उन्होंने अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। तो बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है दूध का दूध और पानी का पानी होगा, एसआईटी जांच होगी। साथ ही राम भक्तों से उन्होंने अपील की है कि थोड़ा इंतजार करें। और सीधे आपको भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। बीच की प्रगाढ़ता इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दिया और इस प्रकार 33 वैश्विक सम्मान पाने वाले मोदी जी भारत के ही नहीं, संभवतः विश्व के सबसे एक अलग स्थापित नेता के रूप में उभर कर आए हैं। G7 समिट, जो कि आर्थिक दृष्टि से दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें जिस प्रकार से भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीस और पेरिस में जिस प्रकार समिट हुई, उसमें एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, जिसमें कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक्स थे वो प्रधानमंत्री जी के हुए। फिर भारत इनोवेट्स 2026 समिट हुई और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें भी समय निकालकर फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि G7 समिट के मुख्य मेजबान थे, उसके बावजूद वो भारत इनोवेट समिट में गए। और फिर पेरिस में वीवा टेक हुआ, जिसमें भारत ने इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके साथ साथ अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ताएं और साइड टॉक्स हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्क्स, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, यूक्रेन के प्रेसिडेंट श्री जेलेंस्की, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन थी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर भारत के कई देशों के साथ महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यह था कि कनाडा के साथ भारत का संबंध अब एक नई करवट लेता हुआ दिखाई पड़ा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने He has launched a negotiation on the General Security of Information Agreement. भारत और कनाडा के संबंधों में सुरक्षा और संवेदनशीलता का जो विषय आ गया था, उसके बीच में एक सामान्य समझौता हुआ, जिसमें सूचनाओं का समुचित और तत्काल आदान प्रदान का एग्रीमेंट हुआ। यह दिखाता है कि विगत लंबे समय से कनाडा के साथ संबंध जो एक प्रकार के पक्ष में चल रहे थे, उन्होंने करवट लेते हुए एक नए सकारात्मक दिशा में भारत और कनाडा के संबंध आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ 50 बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर और इनोवेटर्स के साथ भी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई। और इससे भारत को क्या हासिल होता है? भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में जो डीप टेक इनोवेशन के लिए 120 क्यूरेटेड स्टार्टअप, 45 इंस्टीट्यूट लेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और 2000 स्टेक होल्डर्स का एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बना, एंड इट फैसिलिटेटेड अराउंड 1350 B2B मीटिंग्स बिटवीन द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर और कारपोरेट्स के साथ साथ इसमें कुल मिलाकर 70 स्टार्टअप और 50 ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने 14 MOU साइन किए।
जिनमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे और 32 एमओयू ऐसे हुए जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के साथ और स्टार्टअप के लिए साइन किए गए। अर्थात भारत की भविष्य की आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत मजबूत और प्रभावी आधार इस कार्यक्रम में बना। अब इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत और फ्रांस ने एआई और डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है और फ्रांस ने भारत के साथ इस कोऑपरेशन को एक नए आयाम तक ले गए हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो और स्वस्थ और प्रभावी होगी और भारत और फ्रांस मिलकर इसमें एक नए ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं जो अभी तक एक या दो देशों तक ही सीमित मानी जाती थी। फ्रांस ने इसके साथ साथ भारत में एक एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों की एरोनॉटिक्स और स्पेस में स्किल में वृद्धि होने और इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रांस के साथ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि G7 में भारत एक आमंत्रित देश है, परंतु भारत ने एक प्रस्ताव रखा। वो ये था कि इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट, यानी भारत ने जैसे आईमेक बना था जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी प्रकार से G7 देशों के बीच में इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े, और जिसमें कई देशों के साथ जिस प्रकार की बायलैटरल टॉक्स हुई, इसमें भारत के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने अब यह निर्णय लिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम में प्रति वर्ष 30,000 भारतीय छात्रों को वो अपने यहां सीटें देगा। तो अभी तक जो भारतीय छात्र थे जिनका की फोकस सामान्यतः ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ रहता था और कनाडा की तरफ रहता था, अब यूरोप में एक नया डेस्टिनेशन इसके साथ आना शुरू होगा। हम ये भी इसके साथ साथ फ्रांस ने भारत के डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जिसको दीपा कहते हैं, उसके साथ मिलकर, क्योंकि आज इस एआई के युग में डाटा प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उसको लेकर एक रोबस्ट नेटवर्क यानी एक सुदृढ़ संरचना बनाने का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो भारत में डाटा प्रोटेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी यात्रा में अनेक ऐसे निर्णय हुए जिसमें भारत इस समय एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आया और दुनिया के सभी प्रमुख देश, जो प्रमुख आर्थिक शक्तियां मानी जाती हैं, इनका विश्वास भारत की तरफ बहुत सुदृढ़ होना प्रारंभ हुआ। आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, वैसे भी भारत की G7 में एज एन स्पेशल इनवाइटी एंट्री भी बीजेपी के समय में ही हुई थी। 2003 में अटल जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था कि G7 कंट्रीज ने भारत को स्थायी रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया,
और मोदी जी के समय में आकर आज ये स्थिति बनी कि हमने इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा और इस पे सभी देशों ने बहुत सकारात्मक रुचि दिखाकर इसे आगे बढ़ाने के बारे में अच्छे संकेत दिए। यानी भारत उसमें एक प्रभावी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ा। और वर्तमान समय में जब वैश्विक परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और उसमें कुशलता के साथ कैसे मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, उसको प्रधानमंत्री जी ने कुशलता के साथ यह करके दिखाया है, जिसे हम कह सकते हैं ना, श्रुतं चैवत कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। अर्थात कंटकाकीर्ण मार्ग के बीच में से, कांटों से भरे हुए मार्ग के बीच में से भी सुगमता से रास्ता निकालने की दक्षता भारत ने दिखाई है। तो मैं कह सकता हूं कि इस यात्रा में भारत की आर्थिक प्रगति, अब आप ये समझिए, वीवाटेक में भी जिन कंपनीज ने भाग लिया, तो भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रगति, नई टेक्नोलॉजी जैसे एरोस्पेस और स्किल डेवलपमेंट में भारत के लिए नए आयाम, और सभी G7 देशों के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन सुदृढ़ता के साथ बढ़ना, और पूर्वी यूरोप में स्लोवाकिया जैसे देश के साथ एक महत्वपूर्ण संबंधों की नई दिशा में आगे बढ़ना, यह एक बहुआयामी उपलब्धि है जिसे आज भारत ने इस रूप में स्थापित किया है और प्राप्त किया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस समय जब दुनिया में सभी देशों में और जितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, विश्वास की कमी नजर आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत कुछ संबंध विश्वास के ऊपर चलते हैं। तो भारत एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जीडीपी के जो डाटा हैं, इसे केवल एक ठंडे सामान्य आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि यह विकास किस रूप में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के बहुत अच्छे, सकारात्मक, दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, जिसका आधार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में हुआ है। और यह कोई एक देश, दो देश या तीन देश स्पेसिफिक नहीं था। यह पहली बार ऐसा हुआ जब अनेक देशों के साथ भारत का एक विविधतापूर्ण संबंध का सुंदर समायोजन वैश्विक क्षितिज पर उभरता हुआ दिखाई पड़ा। धन्यवाद। सवाल अगर किसी के कोई है तो ले सकते हैं। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर बताया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सफल विदेश यात्रा बहुआयामी रूप से जो है एक दीर्घकालिक परिवर्तन को लाने वाली है। साफ तौर पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत की प्रगति को विश्व पटल पर रखा है, भारत एक आमंत्रित G7 में आमंत्रित देश के रूप में शामिल था, लेकिन उसके बाद भी भारत ने जिस तरह का जो प्रस्ताव कनेक्टिविटी का वहाँ पर रखा और उसको एक स्वीकार्यता मिली, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। स्लोवाकिया जैसे देश के साथ नई दिशा में आगे बढ़ना, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। इसके साथ ही कनाडा के साथ जिस तरह से रिलेशन जो हैं अब सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि जिस तरह से फ्रांस के साथ डेटा सुरक्षा को लेकर, AI को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक विजन रखा कि जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, वो किसके लिए हो रही है और किस तक पहुँच रही है, यानी कि इसका जो लोकतांत्रिकरण है, हर जन तक विकास पहुँचे, उस दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम जो है वो साबित हो जाता है। और अब आपको ले चलते हैं, अपनी आगे भी बढ़ेंगे हम खबरों में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए GG न्यूज़ के साथ। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारां, मैं नया हिंदुस्तान आ। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर?
नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर जो जांच का काम है वो तेज़ हो गया है। SIT का गठन कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि राम भक्तों से उन्होंने अपील तो की ही, थोड़ा इंतज़ार करें। ये भी कहा कि जिन लोगों के पास इससे संबंधित अगर कोई सबूत हैं तो वो भी उपलब्ध कराएं, वो SIT को दे सकते हैं। अनर्गल जो है बयानबाजी ना करें जो ध्यान को भटकाने या भावनाओं को आहत करने वाली। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, किस तरह से अब जांच का काम जो है वो लगातार तेज़ हो गया है, अब तक इसमें क्या कहा है और योगी आदित्यनाथ का इसमें जो बड़ा बयान आया है वो किस तरह से इस जाँच में जो कड़ाई अब बढ़ती जाएगी उसको दिखाता है? देखिए, ये टीम जब निकली थी जांच के लिए CM योगी के निर्देश प्राप्त करके ही निकली थी। ट्रस्ट के द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि जो एक कथित मामला है दान का, इसकी जांच कराई जाए। तो SIT गठित की गई और CM योगी के निर्देशन में यहाँ पर पहुंची है और इसने आते ही अपनी जांच चालू कर दी है। आज जांच का 5वां दिन है और उम्मीद की जा रही है कि 7वें दिन तक प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाएगी और अगले 15 दिनों में जांच रिपोर्ट फाइनल बनके तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को आज कहा कि आप लोग राम भक्तों से अपील की है कि 15 दिन इंतजार कीजिए, सिर्फ दूध का दूध पानी का पानी होगा और कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसा कुछ किया होगा, जिसने भी, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सीधे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बात कही कि तमाम सारी जो अनर्गल बातें उठ रही हैं, जो विवाद उठ रहे हैं, वो अयोध्या धाम को लेकर ये नहीं उठने चाहिए। राम भक्तों से कहा है कि आप धैर्य रखिए। उठा कौन रहे हैं लोग? जिन लोगों ने इस अयोध्या को हमेशा हाशिए पर रखा। यहाँ पर राम भक्तों पर लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी और वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वो लगातार बड़े बड़े वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और कहते थे कि इस मामले को और देर कर दिया जाए, राम का अस्तित्व नहीं है। ऐसी तमाम सारी बातें हो चुकी हैं और इस पूरे देश ने, राम भक्तों ने उन सारी चीजों को देखा है। आज यहाँ पर अयोध्या को बनते, संवरते, गढ़ते भी देखा है। हमने देखा है 2017 के बाद जिस तरीके से अयोध्या नगरी में विकास कार्य किए गए, यहाँ पर जमीन पे जो काम किए गए, सौंदर्यीकरण के लिए काम किए गए, तमाम सारी परियोजनाओं से जोड़ा गया अयोध्या का। और सबसे बड़ी बात कि 500 साल का जो सपना साकार हुआ मंदिर बनने का, राम मंदिर का, ये यहाँ पर पूरा हुआ। अब अगर वहां पर कोई ऐसी घटना होती है, उसके लिए SIT बनी है। SIT ने अब तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और लगातार उसकी पूछताछ जारी है। मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हुई है, ट्रस्ट के जुड़े लोगों से बातचीत चल रही है। SIT ने वहां पर जो CCTV के जो डाटा है उनको देखा है, उनको अपने कब्जे में लिया है, DVR को, और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और लगातार ये कार्रवाई SIT की जारी है। बस तमाम कदम अगले 2 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर SIT जी बिल्कुल गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, लेकिन जांच जो है वो भी कड़ी है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम पहलुओं से आप बता रहे हैं कि जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो अनर्गल बयानबाजी का मामला है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इशारा इस और भी था कि इस मुद्दे पर जो सियासत करने की कोशिश की जा रही है वो सियासत ना की जाए। जबकि आप भी बता रहे हैं कि जो लोग जो अभी तक रामलला को शायद देखने भी नहीं गए, वो लोग भी अब अपनी सियासत चमकाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये कितना गैर जिम्मेदारी भरा जो है बयान हो जाते हैं और किस तरह से ये भक्तों की जो भावनाएं हैं उनको भी ठेस पहुंचाते हैं।
जी बिल्कुल, भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं, तमाम सारे लोगों के मन में हजारों शंका होती हैं और ये आस्था से जुड़ा मसला है। यहाँ पर जांच की जा रही है, एसआईटी गठित की गई है और सिर्फ 15 दिन का समय मांगा है मुख्यमंत्री ने कि हम कार्रवाई करके दिखाएंगे, जो भी मामला सामने आएगा वो सबके सामने आएगा। और एक बात जोड़ी है उन्होंने कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है इस चीज से जुड़े हुए, वो एसआईटी को जाए, वो जांच करने के लिए अयोध्या में आई हुई है 3 सदस्यीय एसआईटी, आप उनको दीजिए, लेकिन कम से कम अपमानित ना कीजिए, ऐसी बातें ना बोलिए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है ये, और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट इस बात को कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन लोगों की भी बात याद दिलाइए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, राम भक्तों को पर गोलियां चलाई और अयोध्या के विकास को हमेशा अवरोध रखा। राजनीतिक रूप से अयोध्या हमेशा अछूती रही है। बड़े बड़े नेता पार्टी के अगल बगल आते थे, लेकिन प्रभु श्री राम लला के जन्मभूमि कभी नहीं जाते थे। और ये आज भी दौर जारी है कि तमाम सारे वो बड़े नाम जो आरोप भले लगाए, लेकिन आए यहां आज तक नहीं, और जो उनके पार्टी के लोग आना चाहे उनको भी रोकने का प्रयास किया था उन्होंने, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग थे, उनकी भी पार्टी में उनके विधायक थे जिनका राम पर आस्था है। राम पर आस्था हजारों करोड़ों अरबों लोगों की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप मना करते हैं कि आप वहां मत जाइएगा, तो आप किस इरादे से सोच रखते हैं? तो ऐसे में आप भावनाएं मत आहत करें किसी की। जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि तमाम जांच की जा रही है और जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केवल थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। विकास, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे योग दिवस की तैयारी की। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी, योग से स्वस्थ जीवन का संदेश देने की तमाम तैयारियां जो की जा रही हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में कई दिन पहले से ही ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो वॉक्स हैं वो आयोजित की जा रही हैं। स्टूडेंट्स हैं और तमाम आयु वर्ग के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, सभी योग के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो योग के फ़ायदे हैं उनको भी प्रचारित करने की दृष्टि से ये जो तमाम सत्र हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में तमाम राज्य लगे हुए हैं और तमाम राज्यों से ये जो खूबसूरत दृश्य आ रहे हैं ये अपने आप में जन जागरूकता को दिखाते हैं, योग के प्रति जागृति को दिखाते हैं और किस तरह से योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है उसको भी दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज कोलकाता नगर निगम से महाकरण तक 2 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के 11 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा नदी में 500 नौकाओं के माध्यम से वंदे योगम अभियान चलाया जाएगा और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 35,000 लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने की व्यवस्था की गई है, जबकि कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में करीब 10 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा इस बार कोलकाता योग दिवस के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। देहरादून के पुलिस लाइंस ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में योग ग्राम बनाए जा रहे हैं और राज्य अपनी नई योग नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों जैसे बनबसा और टनकपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे
उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश और दुनिया में विभिन्न योग कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में राजस्थान में भी सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य नेता शामिल हुए। देश भर में योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा में जिला स्तर पर पायलट रिहर्सल किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी योग दिवस शिविर में भाग लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस योग के कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज दुनिया भर में हर देश और हर इंसान योग से जुड़ा हुआ है, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आज योग को खेल का दर्जा मिल गया है। दुनिया का हर देश, दुनिया का हर व्यक्ति आज इस योग के साथ जुड़ा है। ये हम सब के लिए ये गौरव की बात है। यह हमारे भारत की ताकत है, जो तलवार से नहीं, ये तपस्या से जीती हुई है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों शिवसेना सुर्खियों में है। आज शिवसेना अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही गुटों ने इस मौके पर अलग अलग आयोजन किए हैं। इन आयोजनों के जरिए दोनों ही गुटों की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार ये सांसद अलग गुट के रूप में मान्यता लेने और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना में जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसे 2022 में हुए विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे गुट के सामने दूसरी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। तो शिवसेना यूबीटी की बैठक में 6 सांसद नहीं पहुंचे हैं और इससे जो ये गुट है उस पर एक बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव गुट में जो अंदरूनी हलचल बढ़ गई है वो इस संकट को दिखा रही है। बाकी सांसदों की सुरक्षा हालांकि बढ़ा दी गई है और पार्टी ने अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद बागी बताए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, एक तरफ तो जो दोनों गुट हैं वो अपने अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे जो उद्धव गुट है उसके सामने एक बड़ा संकट नजर आ रहा है। क्या जानकारी वहां से देना चाहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे के ग्रुप की अगर आप बात करें तो जिस समय से इन्होंने विचारधारा बदली थी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया था, जो कि यहाँ का जनादेश था, उसके ठीक विपरीत उनका ये कदम था। उसके बाद से जो है उन्होंने कभी अच्छे दिन यहाँ पर नहीं देखे अगर राजनीतिक तौर पर अगर आप बात करें, क्योंकि पहले तो 2022 में हमने देखा कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जितने भी लॉयल थे, उनके पार्टी के बाला साहब ठाकरे के जो लॉयलिस्ट थे, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया था, चाहे वो आप एकनाथ शिंदे की बात कर लिए, जो कि इनको बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उप मुख्यमंत्री बने और लगातार जो है वो कोशिश करते रहे कि महाराष्ट्र की जनता से जुड़े रहें। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का जुड़ाव धीरे धीरे करके टूटता चला गया, अब जो उनकी पार्टी के नेता हैं, खास करके जो सांसद हैं, वो भी धीरे धीरे इस जन दबाव को महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे ग्रुप से करते जा रहे हैं। हालांकि अगर आधिकारिक तौर पर बात करें तो किसी ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर आप अरविंद सावंत की चिट्ठी को देखें, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप के
बड़े नेता माने जाते हैं। सांसद हैं अरविंद सावंत हैं, अनिल देसाई हैं या फिर राजाभाऊ बाजे, ये जो 3 MP हैं जो कि अभी भी उद्धव ठाकरे के ग्रुप में है। साथ में जो उद्धव ठाकरे ने मीटिंग कॉल की थी उस मीटिंग में भी वो गए थे। अगर आप इनकी चिट्ठी की बात करें, जो अरविंद सावंत ने ओम बिरला को, जो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, उनको जो चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया था कि आप अगर कोई भी जो अभी पार्टी जो है वो यूनाइटेड है और अगर कोई नेता या कोई नेता समूह आपके पास जाता है तो आप उनको सर्टिफाई नहीं करें। तो देखें तो जो टोन जिस तरीके से सेट किया जा रहा है, एक संकेत सीधे सीधे जा रहा है कि पार्टी के अंदर विखंडन हो चुका है, बस औपचारिकता बची हुई है। आज चूंकि शिवसेना का वर्धापन दिन या फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं वो है, तो जो एकनाथ शिंदे की जो एक्चुअल शिवसेना है, जो उस शिवसेना के ग्रुप से जो खबर आ रही है वो यह है कि कहा गया है कि अभी ऐसे समय में किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा उस पर किसी भी तरह की कोई बात अभी नहीं कही गई है। अगर आप शिवसेना के बियॉन्ड अगर जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बिल्कुल इन सब चीजों से अलग रखा है, वो ये मान के चलिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की अगर आप बात करें, चाहे चंद्रकांत बाबू को लेकर बात करें, उन्होंने सीधे कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो शिवसेना का उनकी आंतरिक राजनीति है, जो भी उनके सांसद फैसला ले रहे हैं, चाहे पार्टी में टूट हो रही है, जो भी हो रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, एक चीज उन्होंने जरूर कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो एंटी हिंदुइज्म का जो स्टेप लिया था, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर को लेकर के समय जो उनका स्टेटमेंट था, या फिर संजय राउत जिस तरीके से समय समय पर जो है अनर्गल टिप्पणी करते हैं, जिसको कई बार सेंसर करना पड़ता है, जो मतलब लाइक माइंडेड लोग हैं, उसको सुनना पसंद नहीं करते, जिस तरीके गाली गलौज की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं जो सांसद जो कि पहले से उद्धव ठाकरे के साथ थे उन पे भी पड़ा है। और वो नहीं चाहते कि ये जो पूरा कलंक लग रहा है पार्टी में, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व को बदलना उनके हाथ में अब नहीं है, वो उद्धव ठाकरे को नहीं बदल सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुर्सी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा को पूरा किया, पूरे जनमानस को धोखा देकर, भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर, जो उनके सहयोगी थे उनको बिट्रे करके, तो उनको हटाना मुश्किल है। इसलिए वो पार्टी से धीरे धीरे करके जो है वो वहां से पलायन माइग्रेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी यही है। चूंकि औपचारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर कई सारी चीजें अभी आकलन पर आधारित है। लेकिन अगर आप पुष्ट सूत्रों की माने तो जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो 2022 के बाद दूसरा बड़ा जो वेव है, जिसको बिट्रेयल का जो उन्होंने जो अपना बोया था, उसको काटने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, दूसरी बड़ी टूटी से कहा जा सकता है। औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से तमाम आप बता रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, वो तो बताता है कि अपने आप कुछ ना कुछ वहां पर चल रहा है और गंभीर संकट जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, जो बड़े नेता है, चाहे आप जो है निंबालकर की बात कर लीजिए या फिर आप संजय देशमुख की बात कर लीजिए, ये जो संजय पाटिल की बात कर लीजिए, ये सब जो है बहुत बड़े नेता है। कोई नासिक का नेता है, कोई मुंबई का है, कोई हिंगोली का नेता है। ये सब वहाँ के जो है जिसको बोलते हैं रूट लीडर, जो है एकदम बिल्कुल ग्राउंड लीडर वो हैं, और जो कि चुनकर आए थे। 9 सांसद जो है पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना की तरफ से, जो शिवसेना UBT है, उबाटा जिसको हम कहते हैं, 9 सांसद जो है वो चुन के आए थे। इनमें से 6 सांसद जो है वो बिल्कुल ही, जो 14 तारीख की जो मीटिंग उन्होंने कॉल की तो उस मीटिंग में भी नहीं कहा, हालांकि विप जारी किया गया, लेकिन विप की कोई प्रासंगिकता इस जो मीटिंग में है वो नहीं थी। फिर भी हालांकि विप जारी किया गया, लेकिन उसको बिट्रे किया गया। बाद में जिस तरीके से संजय राउत ने काफी एग्रेसिवली स्टेटमेंट दिया मीडिया में, जो कई लोगों ने देखा भी, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जो है संभावना थी कि वो चीजें जो है डैमेज कंट्रोल किया जाएगा या जो भी होता है रूटने मनाने की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया और जिस तरीके से एक चिंगारी लगाई, तो अब जो एक्सपर्ट है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है महाराष्ट्र में, वो ये मान रहे हैं कि अब फिलहाल जो है जो टूट है उसको रोकना जो है शिवसेना के लिए, यानी कि उबाटा शिवसेना, मैं उबाटा की बात कर रहा हूं, उनके लिए अब उनके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब से एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभाली, आप एक चीज जरूर गौर कीजिएगा कि उन्होंने बोली में हमेशा मिठास रखा है। आपको कभी भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप के किसी भी, चाहे संजय सिरसाट हो, कोई भी नेता हो, आपको उनकी तरफ से ना कभी इस तरीके का बयान नहीं दिखेगा जो कि काफी आक्रामक या हिंसात्मक या गाली गलौज की भाषा रहेगी। तो जो महाराष्ट्र की संस्कृति रही है मृदु भाषा की, गोड़ बोलने की, चूंकि तिलगुर खा गोरगोर बोल तरह की यहाँ के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, काफी मिठास भरा यहाँ की संस्कृति है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ उस तरह के एरोगेंस को लोग टॉलरेट नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो जिस तरीके से संजय राउत लगातार इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट जो है वो उनकी ही पार्टी पर पड़ रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जिस तरीके से संजय निरुपम ने एक बार कहा भी था कि जो पार्टी उद्धव ठाकरे की टूट रही है, उसमें कई सारी जो चीजें हैं उसकी काफी निर्णायक
निर्णायक भूमिका है। जिस तरीके एंटी हिंदुइज्म या बिट्रेयल जो उद्धव ठाकरे ने किया वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बयान देते हैं और जिस तरीके से चीजों को और उकसाते हैं और गलत रास्ते पे ले जाके अपना भड़ास निकालते हैं, उसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है ये उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, और संकट के बादल जो हैं ज्यादा ही गहरे दिखाई दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखें योगेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में अब लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए जीजी न्यूज के साथ। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून बिना किसी शिकायत के पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा NCRB और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को एकमात्र सम्मान सहयोग प्रणाली की तरह विकसित किया गया है, जिसमें हर राज्य की पुलिस को आवश्यक प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे नई आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती मिली है। NCRB ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रारंभिक जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो दोषियों को सजा दिलाने में ये सबसे मजबूत आधार बनते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि फिंगरप्रिंट जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य अपराधियों की पहचान और जांच प्रक्रिया को निर्णायक दिशा देते हैं। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी भी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग मात्र 10% हो रहा है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराधियों की पहचान करना ही नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक फॉरेंसिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है, मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2-वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद स्विट्जरलैंड में आज से दोनों पक्षों के बीच शुरू होने वाली तकनीकी बातचीत रद्द हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना स्विट्जरलैंड दौरा कैंसिल कर दिया है। इस दौरे का मकसद तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते को लागू करने की जटिलताओं पर व्यापक बातचीत शुरू करना था, लेकिन बुधवार को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। समझौते का मुख्य हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी को हटाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से ही लोग इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित अन्य जगहों पर युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि स्थायी समाधान पर बातचीत हो सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि समझौते का मुख्य हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना और ईरान पर लगी समुद्री नाकाबंदी को हटाना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि इस पूरे मामले के लिए 60 दिनों का समय तय किया गया है, जिसकी शुरुआत कल गुरुवार से हो चुकी है। वेंस ने ये भी साफ किया कि खुद अमेरिकी टीम की अगुवाई करेंगे। हालांकि अभी कई जटिल मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है, जिसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि 60 दिनों में अंतिम समाधान निकालना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी तौर पर हटाने के लिए तैयार हैं। On the military side, the Iranians, for the second night in a row, did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement. I would say the 60-day period officially signed late, and it may have even been signed technically, because of the time shift. I think it's signed technically Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today. और पूरी स्थिति पर हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका ईरान डील समझौते से संघर्ष विराम, हालांकि 60 दिनों का समय है, लेकिन अभी भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है शुभेंदु कि कई मुद्दों पर जटिलताएं अभी बाकी हैं, क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अभी डीडी न्यूज की टीम जिनीवा स्विट्जरलैंड में है रमा, जहां की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की अगुवाई में जो टेक्निकल नेगोशिएशंस थे उसकी शुरुआत यहाँ स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, जो कि अभी जो समाचार आ रहे हैं उससे रद्द कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट वांस स्विट्जरलैंड फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी 60 दिन का समय है जो सीजफायर युद्ध विराम का समय है। इस समय का उपयोग इन टेक्निकल नेगोशिएशंस को पूरा करने में लगेगा, ये दोनों पक्ष का मानना था। जब दोनों देशों के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे उस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है एक पीस डील के लिए, शांति वार्ता के लिए, हमें देखना होगा कि ये MOU जो है ये अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट डील नहीं है। ये एक ब्रॉड पिक्चर प्रस्तुत करता है कि किस तरीके से जो प्रमुख बातें हैं उन पे सबसे पहले अमल किया जाए, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, ईरान का ये कमिटमेंट देना कि वो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, $300 बिलियन का वादा किया गया है ईरान के जो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी अगर जो टेक्निकल नेगोशिएशन है, जो फाइन प्रिंट है, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। जो लेबनान में युद्ध चल रहा है उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्या ईरान पूरी तरीके से अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, बम तो नहीं बनाएंगे, क्या सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। इन सब बातों पे जो विचार है वो इन टेक्निकल नेगोशिएशंस में ही हो सकता है, जिन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो देखना होगा आगे किस तरीके से जो पश्चिम एशिया में जो शांति वार्ता जिस तरीके से आगे बढ़नी है, उसके लिए हमें थोड़ा समय और लगेगा देखने के लिए। शुभेंदु, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप तकनीकी जटिलताओं के बारे में बता रहे हैं, हालांकि जो 60 दिन का अभी समय है, कल से वो शुरू हो गया है, एक दिन उसका बीत गया है, तो लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं और जिस तरह की ये जटिलताएं हैं, उन पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि कई मुद्दे हैं जो काफ़ी पेचीदगी से भरे हुए हैं। ईरान का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर ठीक है 60 दिन का समय है, लेकिन अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। तो किस तरह से पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है कि इसका कोई समाधान, कोई रास्ता निकल कर आए? फिलहाल तो अच्छी खबर है कि 60 दिन के लिए ये जो समझौता हुआ है। जी रमा, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। बड़ा पेचीदा मुद्दा है ये, सिर्फ दो देशों के बीच में जो युद्ध है वो नहीं है, ईरान का मामला है, लेबनान का मामला है, ईरान के भविष्य में किस तरीके से न्यूक्लियर पावर को वो इस्तेमाल करेगा, अपनी न्यूक्लियर तकनीक को इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से उसने जो रेपरेशंस मांगे थे कि जो उसका नुकसान हुआ है इस युद्ध में, $300 बिलियन की बात की गई है। हालांकि ये पैसा अमेरिका ईरान को देगा ऐसी बात नहीं है, उस पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को क्रिपल कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उन सैंक्शंस को हटाने की बात कही है। तो इनडायरेक्टली वो $300 बिलियन ईरान को देने की बात कही गई है। लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ किया है, अगर ईरान जो बड़े मुद्दे हैं, हॉर्मुज हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, किसी भी मुद्दे पे अगर ईरान अपनी बात से मुकरता है तो पूरी तरीके से ये डील, इसको खारिज कर दिया जाएगा। जो राष्ट्रपतियों ने जो डील को साइन किया है उसको पूरी तरीके से कैंसल्ड माना जाएगा। तो इस तरीके से इन कॉम्प्लिकेशंस के कारण आगे की शांति वार्ता काफी कॉम्प्लेक्स हो रही है। आज की जो तकनीकी वार्ता शुरू होने की बात थी, अगर वो शुरू होती तो एक ऑप्टिमिज्म का माहौल बना था राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद, वो आगे बढ़ता। लेकिन क्योंकि टेक्निकल नेगोशिएशंस का पहले दिन ही ये अनाउंस हो गया कि अभी फिलहाल नेगोशिएशंस नहीं होंगी और वाइस प्रेसिडेंट वांस भी नहीं आएंगे, तो ये इसको दर्शाता है कि किस तरीके से अभी भी जो दोनों पक्ष हैं, ईरान और अमेरिका, वो पूरी तरीके से एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। साइन भले ही दोनों राष्ट्रपतियों ने कर दिया हो, लेकिन जो ट्रस्ट की जो बात होती है, जो विश्वास की बात होती है दूसरे पक्ष के ऊपर, वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब तक ये टेक्निकल नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ती, जब तक ये फाइन प्रिंट एक एक बात पे सहमति नहीं बनती है, तब तक कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये युद्ध विराम चलेगा और कब लड़ाई फिर से शुरू हो जाए। बिल्कुल शुभेंदु, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की अपनी सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने भारत इनोवेट्स और विवाटेक 2026 जैसे मंचों पर भारत की नवाचार और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। साथ ही प्रमुख वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर निवेश, रेल आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा के साथ प्रधानमंत्री मोदी उस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। इस यात्रा ने भारत के वैश्विक कद, आर्थिक साझेदारियों और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने का काम किया है। विश्व सिकल सेल दिवस पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। सिकल सेल का सबसे ज्यादा प्रभाव जनजातीय समाज में है। मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल मिशन में मध्य प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ।
ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। और अब खबर खेल की। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेल की खबरों के साथ। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल जगत में इस वक्त सबसे ज़्यादा धूम मची हुई है फीफा विश्व कप की। जी हाँ, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप से ही हम अपने इस जंग की शुरुआत भी करेंगे, जहां फीफा विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर है। ऐसे में हर टीम अब धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को तेज करती दिख रही है। इस कड़ी में आज देर रात भी बड़े मुकाबले होने हैं, तो आज देर रात कौन कौन से वो मुकाबले होंगे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फीफा विश्व कप में आज देर रात मेजबान अमेरिका अपने दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर होगा। पैराग्वे पर 4-1 की शानदार जीत के बाद अमेरिका टीम पूरे जोश में है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से पैराग्वे से कहीं ज्यादा कड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने होगी। एशियाई टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए तुर्की को 2-0 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत खेल पर नियंत्रण रखना, मौके को बनाना और मजबूत रक्षा पंक्ति है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें अमेरिका ने 2 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है। वहीं देर रात एक अन्य मुकाबले में ग्रुप सी में मोरक्को का सामना स्कॉटलैंड से होगा। मोरक्को की टीम ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला था। मोरक्को की टीम साल 2022 के विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी और टीम का परफॉर्मेंस शानदार रहा। अगर स्कॉटलैंड मोरक्को को हरा देती है तो इससे उन्हें अपने इतिहास में पहली बार विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने का अच्छा मौका मिल जाएगा। स्कॉटलैंड ने अपने पहले मैच में हैती को 1-0 से हराया था। वहीं ग्रुप सी में ही ब्राजील और हैती की टीम भी एक दूसरे के खिलाफ सामने होंगी। ब्राजील के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि टीम को अपने पहले मैच में ड्रॉ खेलना पड़ा था। ब्राजील ने पिछले मैच में गेंद पर अपने नियंत्रण को बनाए रखा, लेकिन टीम निर्णायक मौके पर सटीक पास न दे पाने की अपनी कमी से जूझती रही। हैती को ब्राजील के खिलाफ पिछले 3 मुकाबलों में हार का दंश झेलना पड़ा है। ब्राजील वैसे 1982 के बाद से हर बार ग्रुप में शीर्ष पर रहा है। ऐसे में टीम की कोशिश एक बार फिर से उसी रिकॉर्ड को दोहराने की रहेगी। एक अन्य मैच में पैराग्वे का सामना तुर्की से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र गोल मिडफील्डर लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया। इस जीत के साथ मैक्सिको मौजूदा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है। मैक्सिको ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप ए में शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया। वहीं हार के बावजूद दक्षिण कोरिया के पास अगले दौर में पहुंचने का मौका बना हुआ है, जहां अब उसको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेलना है। वहीं जोनाथन डेविड की शानदार हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्व कप में कतर को 6-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की विश्व कप में पहली जीत है। इस शानदार जीत के साथ सह मेजबान कनाडा ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। कनाडा ने शुरुआत से ही दबदबा को बनाए रखा। साइल लारेन ने रिबाउंड पर गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद जोनाथन डेविड ने लगातार 2 गोल दागकर स्कोर को 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में नाथन सलीबा ने फ्री किक पर गोल कर बढ़त को और मजबूती दी। कतर की मुश्किलें 34वें मिनट में बढ़ गईं जब होमान अहमद को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दूसरे हाफ में आसिम उमर भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हो गए। इसके चलते कतर को 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इंजरी टाइम में डेविड ने अपना तीसरा गोल कर हैट्रिक पूरी की और टीम की 6-0 की ऐतिहासिक जीत पर मोहर लगा दी। तो रोमा, ये थी फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव, खेल की तमाम खबरों की जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।